हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट कॉमर्स क्या है से लेकर यूजीसी नेट कॉमर्स में जेआरएफ कैसे अचीव करना है, कैसे नेट को क्वालिफाइड करना है, वहां तक की सारी कैलकुलेशन, सारी रिसर्च और सारी स्ट्रेटजी इस वीडियो में आप समझ लोगे। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर अटेम्प्ट को क्लेम कर रहे हो या यूजीसी नेट कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज डॉक्टर दिवेश मुरानी इन फ्रंट ऑफ यू, योर कॉमर्स मेंटोर, जो कि हम बनाते हैं कॉमर्स को आसान और जीवन को सरल। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सरल और आसान शब्दों में क्या यूजीसी नेट कॉमर्स रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का एक साथ सोल्यूशन। तो क्या क्या बातें करने वाले हैं हम आप देख लेंगे। सबसे पहले तो आपका जो अभी अपडेटेड सिलेबस है मैं उसकी बात करने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं अपडेटेड सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। नया एग्जाम पैटर्न है हमारे पास दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, उसकी हम बात करने वाले हैं। ओके, एलिजिबिलिटी यस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट एलिजिबिलिटी मैं नहीं चाहूंगा कोई भी स्टूडेंट एंटर करे इस एग्जाम के अंदर, एलिजिबिलिटी को जाने बिना। कट ऑफ क्या रहेगी वो मैटर करती है पेपर के तरीके पे, पेपर किस तरीके से का पूछा गया है। ओके, एंड लास्ट आता है करियर अपॉर्चुनिटीज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड है वो भी हम देखेंगे। तो ये हम देखते हैं। सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो कैसा रहता है। तो जब मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं तो हमारा मोड ऑफ एग्जाम कैसा है। हमारा जो मोड ऑफ एग्जाम है वो सीबीटी मोड का है ना, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड हमारे पास रहता है, सारा का सारा ऑनलाइन बेस्ड रहता है। ये बात तो क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में एग्जाम होता है। हिंदी में भी आप एग्जाम दे सकते हो, इंग्लिश में भी आप एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम का ड्यूरेशन कितना रहता है? 3 घंटे का आपका एग्जाम का ड्यूरेशन रहता है। क्वेश्चंस कैसे रहते हैं यूजीसी के अंदर? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के अंदर, 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में। दोनों ही क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं बच्चा तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 100 नंबर आपका पेपर 1 का हो गया और 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में, तो यहाँ पे आपके 200, तो टोटल 300 मार्क्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। यस और नो? एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, माइंड में आता है सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए? काफी बार सुना है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी सर। अभी तक का कोई भी अपडेट ऐसा नहीं आया है नेगेटिव मार्क का, तो यहाँ पे नो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक हमारे पास नहीं है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तो ये मैं क्लेम कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि भैया नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ये बात भी हम ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास माइंड में आता है सर हमारा कॉमर्स का जो सिलेबस है। ये कॉमर्स का सिलेबस है वैसे आपके पास, बट उसके अलावा भी अगर हम देखें तो मैं आपको डिटेल जो अपडेटेड सिलेबस है वो भी लेकर आया हूँ। ठीक है, ये सिलेबस भी आपके पास, ये सिलेबस आपने देखा होगा, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिलेबस को देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो द थिंग इज कि ये सिलेबस आपको मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट कोड हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 08 और उसके बेसिस पे हमें सिलेबस को देखना है। डन बच्चा? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वी ऑल नो अब इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक एक करके। 10 यूनिट है, यस वी ऑल नो 10 यूनिट्स हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, स्टेट्स एंड रिसर्च। ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड यूनिट है हमारे पास, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड एक यूनिट है हमारे पास, लीगल एस्पेक्ट्स रिलेटेड, और लास्ट हमारा इनकम टैक्स सबसे प्यारा। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 10 यूनिट होंगे। अच्छा, अब 10 यूनिट है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं सर? 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन है। अच्छा, 100 क्वेश्चन हैं तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये सिंपल सा हो गया कि 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट ये रहता है। तो मतलब कि 20 मार्क्स 20 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट, यही रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ या ना? 20 नंबर एक यूनिट से, ये एक एवरेज माइंडसेट लेकर चलते हैं। ये हम एवरेज जो है वो माइंडसेट लेके चलते हैं कि 10 क्वेश्चन हमारे हर यूनिट से आएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि भाई क्वेश्चन यहाँ से 12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, ठीक है, 13 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, इकोनॉमिक्स से 12 क्वेश्चन आए, बिजनेस फाइनेंस से 7 क्वेश्चन ही आए, रिसर्च से 3 क्वेश्चन ही आए, पेपर उनमें ज़्यादा पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, या 5 क्वेश्चन ही आए, तो वट एवर। तो ये आपकी कभी कभी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी यूनिट से ज़्यादा किसी यूनिट से कम भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या रहता है, यहाँ पे आपका सिलेबस रहता है, ये पूरा सिलेबस है। इसी सिलेबस को बेस्ट तरीके से मैं लेकर आ गया हूँ, जिसमें जो चेंजेस वगैरह भी हैं वो आप देख लेना। तो वो सिलेबस क्या है हमारे पास, ये रहा सिलेबस। इसमें थोड़ा सा चेंजेस मैं करता रहूंगा साथ साथ, वो आप देखते रहना।
यूनिट 1 के अंदर आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो देखने को मिलेगी चेंजेस के अंदर, जो भी अपडेट अमेंडमेंट आएंगे हमारे पास। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ब्लू पेन से वो आप नोट करते रहेंगे। कंपनी एक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे पास चीज़ें आएगी वो अभी तक अप्लीकेबल नहीं हुई है, बट हाँ अप्लीकेबल होते ही मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्टर्स है ना से रिलेटेड आपको कुछ चेंजेस मिल सकते हैं, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो मोस्टली नॉट चेंज है, फाइनेंस में कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे फिफ्थ में भी कोई चेंज नहीं है। ये आपकी यूनिट का कंटेंट रहने वाला है कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। इको के अंदर आपको डिमांड सप्लाई, मोस्टली ये जो कंटेंट है आपका, आपने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा होगा, आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा है, अगर आप काफ़ी टाइम बाद भी स्टडी कर रहे हैं, तो भी आप मेरी क्लासेस को जब वॉच करोगे, अच्छे से देखोगे, तो आपको फ्रॉम अ फर्स्ट डे आपको हर एक है ना माइन्यूट सी चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अंडरस्टूड है। चलो फिर यूनिट 6 की बात करते हैं। मोस्टली नो चेंज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहती है, मोटिवेशनल थ्योरीज और हमारे पास HRM, तो ये हम हमेशा बोलते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की बात करें, RBI रूल्स, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो RBI की जो अपकमिंग पॉलिसीज हैं और अभी जो प्रीवियस पॉलिसीज गई है, RBI रीसेंट पॉलिसीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। RBI रीसेंट पॉलिसी, RBI की जो रिसेंट पॉलिसीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट 4 P's 7 P's ये सब आपने सुने होंगे। सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, मार्केट सेगमेंटेशन। देन लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो आपको कंपनी एक्ट पढ़ाऊंगा एक तो अलग से, थोड़ा डिफरेंट वे में, अगर चेंजेस होते हैं तो LLP आपको पढ़ाएंगे, और IT एक्ट की बात भी हम करेंगे यहाँ पर, वहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन आ गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन आ गया था 1986 का, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं आना चाहिए था, वो गलत है। तो 2019 का हमें पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। इस बार हम दोनों पढ़ेंगे, वैसे पिछली बार भी मैंने दोनों ही पढ़ाए थे सभी स्टूडेंट्स को, तो इस बार हम दोनों को अच्छे से देखना है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है 1986 पुराना वाला पेपर आ जाए, एक्ट आ जाए जो कि अमेंडमेंट हुआ है उसके केस में। इनकम टैक्स बेसिक रेसिडेंटल स्टेटस एग्जेम्पशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, प्लानिंग एंड DTA, ये सारे इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास रहते हैं, जो कि हमारे पास अभी न्यू इनकम टैक्स एक्ट अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, न्यू इनकम टैक्स एक्ट आएगा। तो न्यू डिडक्शंस भी हैं उसके अंदर, वो न्यू डिडक्शंस भी हम यहाँ पे क्लेम करेंगे, नए नए डिडक्शंस भी हैं, वो भी हम आपके साथ क्लेम करेंगे इसके अंदर। डन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चेंजेस हैं, बाकी इन फ्यूचर जो भी हमारी क्लासेस होगी उसमें आपको शेयर करेंगे। आप जब लोग प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन करते वक्त क्या क्या बड़ी मिस्टेक्स हर एक स्टूडेंट करता है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता है। वो क्या करता है सर, यहाँ पर सभी यूनिट्स को एक साथ प्रिपेयर करता है। सभी यूनिट को एक साथ मत प्रिपेयर करो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो UGC नेट के एग्जाम की ना, तो उसमें यूनिट वाइज आपके पास हर एक है ना डिफरेंट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट का है, तो सेकंड अकाउंटिंग का है। अब सोचो थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स, तीनों यूनिट क्या है, इररिलेवेंट, रिलेशन नहीं है सर यहाँ पे। अब तीनों को अगर साथ में रिलेट करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा सबके अंदर, और फिर खिचड़ी बन जाएगी, मिक्स वेजिटेबल बन जाएगी। बट हमें मिक्स वेजिटेबल नहीं खानी है, हमें पनीर की बढ़िया है ना बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी खानी है। तो उसके लिए आपको एक एक यूनिट पे स्पेशलाइजेशन देना पड़ेगा, और हर यूनिट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है आपको पता चल गया होगा। मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर की है यूट्यूब पे, ठीक है। नोट्स बनाते रहने, आपको टाइम टाइम पे नोट्स बनाते रहने। नोट्स बनाने के तरीके बहुत सारे होते हैं। एक होता है कि सर की क्लास देखी, सर की PPT देखी, वो PPT में बहुत सारा अच्छा कंटेंट होता है, वो आप पढ़ो। मेरी क्लास के अलावा के जो नोट्स होते हैं वो आपको, जो लेक्चर नोट्स होते हैं वो भी मिलते हैं, जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसका एक वर्ड फॉर्म में नोट्स मिलता है, PDF फॉर्म में नोट्स मिलता है, वो अलग मिलता है, वो पढ़ो। या फिर वो दोनों पढ़कर खुद से नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है। खुद की लैंग्वेज में आप जब नोट्स बनाओगे तो एग्जाम के टाइम में बहुत ईजी होगा उसको पढ़ना, उसको समझना, ठीक है। डन है। नेक्स्ट फिर आता है PYQs को आप इग्नोर करते हो, तो ये मत करो। PYQs को इग्नोर नहीं करना। PYQs जैसे कि इस बार आपका पेपर बना था, पूरा का पूरा पेपर PYQ में से ही बना था, पूरा पेपर 2024 का और 25 का PYQ उन्होंने उठा लिया और आपको डाल दिया। पेपर 1 को लास्ट में रखना, ये गलती है सर, पेपर 1 को लास्ट में नहीं रखना। पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2 यहाँ पे साथ में चलाना टुगेदर। पेपर 1 प्लस पेपर 2 यहाँ पर साथ में चलाना है सर, अंडरस्टूड है। रिवीजन का सिस्टम नहीं, अब रिवीजन लोग नहीं करते हैं, तो जो रिवीजन नहीं करेगा वो कभी पास नहीं हो पाएगा। JRF के लिए सोचो ही मत कभी, तो रिवीजन जो नहीं कर रहा है वो कभी नहीं कर पाएगा। तो रिवीजन क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे। अभी मैं आपको रिवीजन का तरीका बताऊंगा।
रेगुलर बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। अब कैसे करना है रिवीजन वही बताएंगे और कुछ और बात भी करेंगे। ओके, अब देखो हमारा जो फोकस रहता है ना सर, सिलेबस जो भी हमारा है उसको मैं सिलेक्शन के तरीके से देखना है कि भाई उस हमारी आंखें हमारी नजरें उस सिलेबस को उस तरीके से देख रही है कि भाई मुझे जेआरएफ चाहिए यार इस सिलेबस से, ये सिलेबस ही तो पढ़ना है, ये सिलेबस लिमिट वाला सिलेबस ही तो पढ़ना है और उससे मुझे जेआरएफ चाहिए और मिल जाएगा। तो सिलेबस को आप है ना यहाँ पे उसी नज़र से देखिए, सिलेक्शन की नज़र से। तो आपको पता होगा एरिया कौन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग करना है। आपको थ्योरी जोन की बात करनी है, थ्योरी जोन आपको पढ़ना है। कैलकुलेशन जोन की हम बात करें यहाँ पे, कंसेप्ट जोन की हम बात करें यहाँ पर, ओके उसकी बात करें, ये पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। तो थ्योरी जोन की बात करें, कैलकुलेशन जोन की बात करें और कंसेप्ट जोन की बात करें तो मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआरएम और लीगल की हम बात कर सकते हैं। कैलकुलेशन जोन में अकाउंट्स आ जाता है, फाइनेंस आता है, स्टैट्स आता है। कंसेप्ट जोन में आपकी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आते हैं, एनवायरमेंट के कंसेप्ट, बिजनेस एनवायरमेंट के आते हैं, बैंकिंग के कंसेप्ट आते हैं। तो कंसेप्ट आपको हर एक टाइप का जोन पता होना चाहिए, कौन सी यूनिट से किस टाइप। जैसे यूनिट 2 है, यूनिट 2 पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, बट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 या 3 मिलेंगे आपको। इनकम टैक्स पूरा का पूरा थ्योरी है, बट क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रैक्टिकल आएंगे, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 9 पूरे के पूरे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान होने चाहिए कौन सी यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं सर। ओके, अब थोड़ा सा और आगे लेके चलूं। सबसे बड़ी परेशानी जो रहती है कट ऑफ की, कट ऑफ की परेशानी बहुत रहती है। कट ऑफ क्या है सर, किस तरीके से हमें देखना पड़ेगा उसको हमें देखना है। जब मैं कट ऑफ की बात करता हूं माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट, तो मुझे ये ध्यान रखना होगा 2025 की कट ऑफ मुझे पता होनी चाहिए। अच्छा, 2025 की कट ऑफ, 2025 में भी आपको जून की कट ऑफ अलग से पता होनी चाहिए। 2025 के बाद हमारे पास 2025 दिसंबर वाला जो एग्जाम हुआ था, जनवरी में जो हमारा 3 जनवरी को पेपर हुआ था, तो उसकी कट ऑफ भी हमारे पास यहाँ पे, दिसंबर वाली कट ऑफ भी हमारे पास होनी चाहिए। दिसंबर जनवरी जिसको हम बोल सकते हैं, 3 जनवरी को पेपर हुआ था हमारा। ठीक है, तो ये पेपर हमारा 3 जनवरी को हुआ था और लास्ट जो हमारा अभी एग्जाम हुआ है यहाँ पर अभी जून 2026 और कट ऑफ। तो हमारी कट ऑफ इस पे डिपेंड करती है। हालांकि अभी जून वाला रिजल्ट भी नहीं आया है, बट कट ऑफ क्या क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 कट ऑफ तो हमें पता है। यहाँ पे हमारे पास कट ऑफ जो थी 218 के आसपास थी, यहाँ पे हमारे पास कट ऑफ 224 के आसपास थी, जो जनरल कैटेगरी उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इतनी कट ऑफ रही थी। इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो बढ़ेगी क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ईजी था। तो लेवल ऑफ पेपर विल डिसाइड, लेवल ऑफ पेपर जो होता है वो डिसाइड करता है। अब लेवल ऑफ पेपर में भी पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लेवल को डिसाइड करके कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है। तो उसके हिसाब से कट ऑफ आपकी 232 तक की जा सकती है, मैक्स 232 234 तक की कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपकी कट ऑफ जो है वो इतनी जाएगी ही जाएगी सर। अंडरस्टूड। तो द थिंग इज कि डिपेंड, क्योंकि इस बार का पेपर का लेवल काफी इजी था, इजीएस्ट पेपर था यहाँ पे, इजीएस्ट पेपर था। डन है, तो बहुत ही इजीएस्ट पेपर था और इजीएस्ट पेपर के केस में यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी हमारे पास, यहाँ पे इतनी जाएगी सर। अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये कट ऑफ का लेवल था। अब आता है कि सर आप यूजीसी का एग्जाम जब दोगे तो उसके बाद क्या, जो भी एग्जाम है हमारे पास यूजीसी नेट का, इसके बाद की अपॉर्चुनिटी क्या है। इसके बाद देखो, एक तो सिंपल सी बात है, नेट क्लियर करने के बाद ही लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि नेट के बाद पीएचडी करना जरूरी है। नेट के बाद पीएचडी जरूरी नहीं, ठीक है, नेट के बाद पीएचडी जरूरी नहीं। तो नेट के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए क्लेम करो। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलती है आप उसके लिए प्रिपरेशन करो और डायरेक्ट उसका एग्जाम दो और डायरेक्ट जॉब लगाओ, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो चुका है तो जेआरएफ के बाद आप ये किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और उसके बाद आपका स्टाइफंड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लमसम 50,000 रुपये महीना का मिल जाएगा। ये 50,000 रुपये आपको पढ़ाई के साथ साथ मिलेंगे आने वाले 3 से 5 साल तक, जबकि आप तक पीएचडी चल रही है। 3 इयर्स तो मिनिमम मिल ही जाएंगे आपको 3 इयर्स तक के लिए। तो इससे क्या होगा, आपकी स्टडी भी रुकेगी नहीं और आपको 50,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा। दैट विल बी अ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी, बीच में कहीं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगी है तो वो भी लग जाए तो बेस्ट है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। आप जीआरएफ के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी नहीं करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हो, दोनों चीज़ें क्लेम कर सकते हो। अगर आप जीआरएफ के बाद सोचो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं, पीएचडी जस्ट मैं है ना यहाँ पे ऐसे ही स्टार्ट कर देती हूँ, एक बार के लिए कर देता हूँ,
तो वो बात अलग है, स्टाइफंड भी आता रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करो और एग्जाम दो, नौकरी पक्की। डन है। तो ये दोनों आप काम कर सकते हो क्योंकि वैकेंसीज हमारे पास रहती है और स्टूडेंट के पास चांसेस है। उसके अलावा और क्या कर सकते हो, उसके अलावा अगर आप चाहें जो रिसर्च वाली फील्ड है, रिसर्च वाली फील्ड है उसमें जा सकते हो। तो रिसर्च में जा सकते हो, रिसर्च के अंदर आप रिसर्च पेपर की हम बात कर सकते हैं, रिसर्च पेपर की हम बात कर सकते हैं। तो रिसर्च पेपर पे हम काम कर सकते हैं सर। डन है। रिसर्च पेपर लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशन हो, नीति आयोग के अंदर अपनी कुछ एडवाइसेस दो, नीति आयोग जो है वहाँ पे अपनी एडवाइसेस दो, वहाँ पे वैकेंसीज निकलती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहो, वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, वहाँ अप्लाई करो। आरबीआई के अंदर आप रिसर्च सेल में जा सकते हो, आरबीआई में आप कहाँ जा सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिसर्च सेल में जा सकते हो। तो रिसर्च सेल में जा सकते हो यहाँ पे आरबीआई के अंदर। तो आप हर एक लेवल पे अपना अपना काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अंडरस्टूड है। चलो, तो ये बात हमारे पास है, आप सभी स्टूडेंट्स को नोट करके रखनी है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, कट ऑफ तक और फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी। इन सारी चीज़ों के लिए आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरी हर क्लासेस के अंदर उनका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। या फिर मेरे कोई प्रीवियस सेशन में स्टार्टिंग अंदर QR कोड लगा होगा, आप देख सकते हो। और अदरवाइज मेरे नेक्स्ट सेशन जो कि रोज 1 बजे मैं यहाँ पर PWUGC नेट पे पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो। टिल देन कॉमर्स आसान है और जीवन सरल है।